नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको तमाम राज्यों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही पूरे देश भर से जो खबरें मिल रही हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे अखंड भारत में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में संपूर्ण भारत। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 16 फरवरी को त्रिपुरा और 27 फरवरी को नागालैंड, मेघालय में चुनाव। 2 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर ईसी का बयान। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव संभव, कर्नाटक के साथ चुनाव संभव। जम्मू कश्मीर में प्रक्रिया पूरी। पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी। सांसद महाकुंभ के आयोजन पर बोले सीएम योगी, कहा पिछले 8 सालों में पूरे देश और दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया। हर एक क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत का करवाया एहसास। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक। दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा। यमुना में प्रदूषण को लेकर के बीजेपी ने आप को घेरा। आप विधायक ने विधानसभा में दिखाई नोटों की गड्डी, बीजेपी पर रिश्वत देने का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने यमुना नदी से विधानसभा तक यमुना का पानी लेकर जाते हुए नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार का विरोध किया। सीआर पाटिल बन सकते हैं यूपी बीजेपी के प्रभारी। गुजरात के कद्दावर नेता हैं सीआर पाटिल। दिनेश शर्मा को भी मिल सकता है बड़ा पद। श्रीकांत शर्मा को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। तेलंगाना के सीएम केसीआर की खम्मम में विशाल रैली। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान समेत कई विपक्षी नेता जुटे। बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कराती है सेना पर हमला, इस बार करा सकती है किसी देश पर वार। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी आम बजट पेश करेंगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले है आखिरी पूर्ण बजट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब का दौरा। 29 जनवरी को पटियाला में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं को शाह जीत का मंत्र भी देंगे। और चलिए अब अखंड भारत की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बृजभूषण शरण पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा। बृजभूषण शरण ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद। बृजभूषण शरण, विनेश फोगाट के पास कोई सबूत नहीं है, इस बात की भी जानकारी उन्होंने दी। कोई पीड़ित हो तो सामने आए। कुछ खिलाड़ी ट्रायल नहीं देना चाहते और इसके मद्देनजर उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उधर से ले लो, जाओ विनेश टाइम्स नाउ के बाद CNN प्लीज एक ही कर दिए आप प्लीज। आप जनता वाइट नहीं है, सिंगल आईडी है, सिंगल। हाँ कर रहे पहले टाइम्स नाउ फिर आप जनता वाइट नहीं है। मैं कर रही हूँ, होगा तो बता देना। बाकी जनता वाइट मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसी बीच दिल्ली से भी एक बड़ी जानकारी मिली। दिल्ली के जंतर मंतर में खिलाड़ियों का जोरदार प्रदर्शन। कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी मोदी सरकार से नहीं है, सरकार ने हमारा कोई विरोध नहीं सरकार के लिए, हमारा प्रदर्शन कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ है। तो दिल्ली के जंतर मंतर में खिलाड़ियों का जोरदार प्रदर्शन। कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक धरने पर बैठे नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी मोदी सरकार से नहीं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी कुश्ती के खिलाड़ी हैं जो कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। बजरंग पुनिया सहित जितने भी खिलाड़ी हैं कुश्ती के सभी बैठे हुए हैं। इन लोगों का आक्रोश है कि जो कुश्ती का फेडरेशन का जो अध्यक्ष है
उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट साफ तौर से करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जंतर मंतर पर तकरीबन 2 घंटे से लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर और शांतिपूर्वक यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांगे हैं इन लोगों की बात करेंगे। क्या मांगे आप लोग की? देखो मांगे तो हम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अभी हम सब रेसलर्स इकट्ठा हुए हैं WFI के खिलाफ और हम 4 बजे ही आपको बता पाएंगे। अभी हमारे और साथी आने बाकी हैं तो 4 बजे तक आप वेट करो। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आप लोगों का आक्रोश है? जी, वो हम बताएंगे आपको 4 बजे। तो ये अपनी मांगों के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं कुश्ती के वो सभी यहाँ पर, बजरंग पुनिया सहित जितने भी और खिलाड़ी हैं वो सभी यहाँ पर साइलेंट पूर्वक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन्हों के जो ये विरोधाभास है वो सीधे रूप से जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष है उसके खिलाफ है। इन लोग बजरंग जी क्या अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी करेंगे। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ है? हाँ जी भाई, और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ फेडरेशन से लड़ाई है। फेडरेशन से सरकार से कोई कुछ नहीं, सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी तो खिलाड़ियों की हेल्प करते हैं, हमेशा खिलाड़ियों से बात करते हैं। आने जाने में जब भी कोई टूर्नामेंट में जाते हैं तो कभी भी तो प्रधानमंत्री जी हमारा खूब सपोर्ट करते हैं। हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हम इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी के तरीके से ही लड़ेंगे हम। हमारी लड़ाई भी हमारे खेल के प्रति है। तो कुश्ती में करप्शन का ये गंभीर आरोप, लगातार खिलाड़ी यहां जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हुए यहां बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन, कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रदर्शन यहां किया जा रहा है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक भी इस धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी मोदी सरकार से नहीं है, सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है। अब बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा बोला। विधानसभा में आज सभी बीजेपी विधायक पानी की बोतलें लेकर पहुंचे। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण 2 गुना बढ़ा और सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी बीच दिल्ली विधानसभा में अजब नजारा नजर आया जब आप विधायक मोहिंदर गोयल दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डियां लेकर पहुंच गए। दिल्ली विधानसभा में आपका हंगामा। विधानसभा में लहराई नोटों की गड्डी। सुरक्षित है, मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं। कैश के साथ विधानसभा पहुंचे विधायक। दिल्ली विधानसभा में उस वक्त बवाल हो गया जब आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल सदन में नोटों की गड्डी लेकर पहुंच गए। विधायक मोहिंदर गोयल ने अस्पतालों में भर्ती को लेकर रिश्वत लेने का आरोप सीधे दिल्ली सरकार के LG और मुख्य सचिव पर लगा दिया। उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दरअसल रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डी दिखाते हुए कहा कि ये रिश्वत के पैसे हैं जो मुझे टोकन में दिए गए। मैं जान जोखिम में रखकर ये कह रहा हूँ। विधायक ने सदन में नोटों की गड्डी लहराते हुए कहा कि जब उन्होंने मामले की शिकायत LG और मुख्य सचिव से की तो उन्होंने विधायक को साथ लेकर सेटिंग करने की बात कही। विधायक मोहिंदर गोयल के इस खुलासे के बाद दिल्ली विधानसभा में बवाल मच गया। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इसके लिए सभी बीजेपी विधायक कुछ बोतलें लेकर विधानसभा पहुंचे। इन बोतलों में यमुना का गंदा पानी भरा हुआ था। विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उसका हिसाब दो, मोदी जी की सरकार
दरअसल केंद्र ने यमुना की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसके बावजूद यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई। वो पैसा कहां गया और 2500 करोड़ रुपए जो यमुना की सफाई के लिए केंद्र की तरफ से आवंटित किए गए थे, उसका क्या हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए बीजेपी विधायक सदन में पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि यमुना को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह पता चला है कि पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण 2 गुना हो गया। बीजेपी विधायकों का कहना है कि अगर इस मामले में उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया गया तो वे इन पानी की बोतलों के साथ विधानसभा में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्पीकर के कार्यालय का घेराव करेंगे। और हुआ भी यही। जब बीजेपी ने सदन में अपना मुद्दा उठाने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी विधायकों ने मुद्दे से भटकाने के लिए पैसा पॉलिटिक्स शुरू कर दी और आम आदमी पार्टी विधायक नोटों की गड्डियां लेकर विधानसभा में पहुंच गए और मुद्दे को भटकाने की कोशिश करने लगे। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग यमुना के जहरीले पानी को पीकर उनका पेट खराब हो रहा है, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, लीवर और किडनी खराब हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसे मुद्दे पर भी दिल्ली विधानसभा में चर्चा करवाने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक दिल्ली विधानसभा में काले कपड़े और पगड़ी पहनकर पहुंचे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने लगे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों को यमुना का तेजाबी पानी मत पिलाओ, मत पिलाओ, मत पिलाओ। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल की बेईमान सरकार मनीष सिसोदिया का बचाव कर रही है, जिन पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप हैं, जबकि उनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। और चलिए अब आगे बात करें जोशीमठ की। जोशीमठ में भू धसाव की वजह से बद्री विशाल के खजाने को भी शिफ्ट करने की चुनौती खड़ी हो गई है। उत्तराखंड में जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। दिन पर दिन जमीन के धंसने और इमारतों में पड़ी दरारों के और चौड़ा होने की वजह से लोगों का अपना जीवन मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह नजर आने लगा है। खतरा सिर्फ लोगों के आशाने पर ही नहीं, बल्कि भगवान बद्री विशाल के करोड़ों के खजाने पर भी है। इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए अब कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जोशीमठ में भू धसाव का असर इमारतों और होटल्स पर ही नहीं, बल्कि बैंकिंग सेवा पर भी पड़ा। जोशीमठ में संचालित सभी 8 बैंकों की ब्रांचों ने अपनी करोड़ों की करेंसी और जरूरी दस्तावेज गोपेश्वर और कर्णप्रयाग की ब्रांचों में शिफ्ट किया है। आरबीआई ने जोशीमठ से 125 करोड़ की जमा पूंजी कर्णप्रयाग चेस्ट में जमा की है। बद्री विशाल का खजाना शिफ्ट किया गया है। बैंकों से 125 करोड़ की पूंजी भी शिफ्ट की गई है। और देखिए, बद्री विशाल के खजाने को शिफ्ट करने को लेकर के मंदिर के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि फिलहाल बद्री विशाल के खजाने को कोई खतरा नहीं। अगर भविष्य में किसी भी तरह का संकट पैदा होता है तो ऐसे में मंदिर पूरी तरीके से तैयार है। जोशीमठ में भू धसाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और कई बार चिंताजनक स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो रही है। तो हालांकि अभी वर्तमान में जो नरसिंह मंदिर परिसर है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो मुख्यालय है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और पिछले दिनों हमने जीएसआई को भी इस संदर्भ में यहाँ पर अध्ययन करने के लिए उनसे रिपोर्ट मांगी थी। भविष्य के दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकार के कोई खतरा अगर उत्पन्न होता है तो उस स्थिति के लिए हमने एहतियाती तौर पर जो हमारा यहाँ पर खजाना है उसको कैसे हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इसके लिए हमने कार्य योजना तैयार की है। और इस लिहाज से जो पीपल कोटी में हमारा गेस्ट हाउस है वहाँ पर हमने इसके लिए अगर शिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर हमने उसके लिए स्थान तय किया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में 60-60 सीटों के लिए मतदान होगा और बहुमत का आंकड़ा 31 है। साल 2023 को चुनावी साल कहा जा रहा है। इस साल कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया।
नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त होगा और इससे पहले नई विधानसभाओं का गठन किया जाना है। तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 3 राज्यों में 2,28,000 नए वोटर हैं। राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है। चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। तीनों राज्यों में चुनावी समीकरणों की बात करें तो तीनों राज्यों की चुनावी तासीर अलग अलग है, लेकिन बीजेपी तीनों ही राज्यों में सत्ता पर आसीन होने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सबसे पहले बात त्रिपुरा की। बीजेपी के सामने 2018 की जमीन बचाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस, लेफ्ट और ट्राइबल का महागठबंधन बनने की सुगबुगाहट है। टीएमसी भी त्रिपुरा में बंगाल की बादशाहत के लिए लालायित है। उधर सवाल यह भी है कि जनजातीय दलों में फूट का 20 सीटों पर क्या असर पड़ेगा। मेघालय में इस बार अलग तरह के चुनावी समीकरण है। सीएम कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। एनपीपी ज्यादातर सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के बिना कॉनराड संगमा जीत पाएंगे या फिर विपक्षी वोटों को बांटकर टीएमसी किंग मेकर बनेगी, या फिर ईसाई बहुल राज्य मेघालय में बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी, या कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। नागालैंड के चुनावी समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ सवाल सीधा सा है कि क्या बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन बाजी मार लेगा और क्या कांग्रेस और एनपीएफ में गठबंधन हो जाएगा। त्रिपुरा में जहां भाजपा की सरकार है, वहीं मेघालय और नागालैंड में भाजपा गठबंधन में सरकार में है। कुल मिलाकर ये चुनाव भाजपा के लिए साख का सवाल है। चुनाव आयोग के मुताबिक पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है। तीनों राज्यों में महिला वोटर का शेयर भी बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी का फोकस आधी आबादी का रुख अपनी तरफ मोड़ने पर भी होगा। साल 2023 को चुनावी साल कहा जा रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल का आगाज पूर्वोत्तर के इन्हीं 3 राज्यों से हो रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के बाद अप्रैल या मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि 2024 के दिल्ली के सत्ता संग्राम से पहले सेमीफाइनल में बीजेपी और दूसरी पार्टियों के बीच मुकाबले का अंजाम क्या होगा। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बयान भी सामने आया। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव संभव, कर्नाटक के साथ चुनाव संभव है, ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई। जम्मू कश्मीर में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को इस वक्त देखा जा रहा है। सुरक्षा को लेकर के तैयारियां की जा रही है। इस बात का जिक्र इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। The process of identifying, fixing, rearranging the polling stations after delimitations is also complete. Appointment of ROs for those particular constituencies wherever the changes have taken place. Appointment of AEROs, and entire process is complete. So we are aware that once the process is complete, elections are due. They must be held. And taking the weather and taking the security concerns and all other factors, other elections at that time and things. और चलिए अब इसी के साथ अखंड भारत में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत 24 पर।